क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 3 एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आई एम गोइंग टू प्रोवाइडिंग यू ऑल। यहाँ पर आपको क्या करना है, व्हाट विल यू डू यू ऑल। फर्स्ट ट्राई टू मेक आंसर योरसेल्फ द गिवन और प्रिस्क्राइब्ड क्वेश्चंस। सो फर्स्ट थिंग इज हियर, पहला चीज़ है, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी मैच द फ्लोइंग। I think everybody understand whenever you completed the questions. Rayat means what? Cultivation of Rayat lands, village or peasant, और cultivation of Rayat and cultivation of planter own land। तो यहाँ पर अगर तुम देख रहा होगा कि रैयत जो है दो, एक रैयत दिया एक रैयती। तो रैयत जो है कल्टीवेशन, यहाँ पर जो है रैयत होता कौन है? किसान। कौन होता है? किसान, पीजेंट। तो ये पहला का ऑप्शन ये होगा, इसको मैं मैच कर दे रहा हूँ। रैयत किसान, उसके बाद एक रैयती कल्टीवेशन और रैयत लैंड्स जो अगर उसमें खेती करता है। महल एक्चुअली विलेज होता है, गांव होता है, या फिर घर को भी कहते हैं महल। और उसका लीज जो होता है वो अंग्रेज को अपने ज़मीन में खेती करता है अगर लीज में ले लेता है। लीज मतलब कि उसको कुछ सालों के लिए ले लेता है, तो वहाँ पर खेती करता। अगर प्लांटर्स जो थे आप देखेंगे कि अंग्रेज अफसर थे, वो अपना जो सरकारी सर्विस छोड़कर वो क्या किया, यहाँ पर एक प्लांटर्स बन के आ गए, यहाँ खेती करना चालू किया एक ज़मीन लेकर। तो यहाँ पर तो ये फर्स्ट का मैच होगा, आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। फिर सेकंड यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स है कि ग्रोअर ऑफ वुड in Europe saw dates as a crop which would provide competition to their earning। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जो दिया हुआ है ABCD, इसको समझना है क्या क्या भर सकते हैं। अगर आप गौर करेंगे, अगर आंसर्स आप कोशिश करिएगा कि यहाँ पर जैसे कमेंट बॉक्स में आप आंसर इसको भर के दीजिए, और कहीं नहीं होता है जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे पहला कि ग्रोअर ऑफ वुड, यहाँ पर है कि जो वुड का जो होता है यूरोप में, तो वो लोग देखा कि इंडिको है, नील का खेती, वो जो है उसके जो कंपटीशन है उसका अर्निंग से बचाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर सेकंड अगर बी होगा तो आप अपने माइंड में भर के देखिएगा कि डिमांड फॉर इंडिको इंक्रीज इन लेट 18th सेंचुरी ब्रिटेन बिकॉज ऑफ। क्यों हुआ, इसका क्या कारण था? जो चैप्टर आप देखेंगे तो मेरा जो यहाँ ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है एक नोट्स का, तो वहाँ पर इसमें जो है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ भी क्लियर किया गया। फिर द इंटरनेशनल डिमांड फॉर ऑफ इंडिको वाज अफेक्टेड बाय द डिस्कवरी ऑफ व्हाट, क्या डिस्कवरी होने से इंडिको तो कम पड़ा। फिर चंपारण मूवमेंट वाज द अगेंस्ट, ये किस चीज़ के लिए था? तो इसको आप सारा चीज़ कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख के दीजिए, उसके बाद है कि वहाँ से होगा। अब तीसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट कौन लेकर आया था, इसका भी एक वीडियो बनाया हुआ है, आपको दिया गया था, आप वहाँ देख सकते हैं। या फिर इसको अगर आंसर के लिए देखेंगे तो यहाँ फोर्स है कि यहाँ तीसरा का आंसर नहीं दिया है, गया है कि डिस्क्राइब द मेन, और कुछ क्वेश्चन जैसे डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, और यहाँ पर है हु व्हाट अट्रैक्ट, यहाँ जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट, हाउ वाज द मलबारी सिस्टम डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट सेटलमेंट। तो यहाँ जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एनसीईआरटी का, इसको आप अपने से आंसर करने की कोशिश करिए। इसका जो है वहाँ देखिए, वहाँ देखने के बाद जाके, क्योंकि आप इसको इस सबको आंसर के लिए आप मेरे नोट्स है वहाँ पर आप देखेंगे कि वीडियो का जो ऑलरेडी डिस्कशन क्या क्या वहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप लिखिएगा। उसके बाद जाके जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे कि व्हाट अट्रैक्ट द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी टू इंडिया। क्या था कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी को भारत आने के लिए मजबूर किया। जैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन थोड़ा सा लगता है, तो इसका आंसर आप देख रहे हैं कि जो इंडिया का कॉटन और सिल्क जो प्रोड्यूस था वो बहुत ही महीन था, पतला था।
फिर दूसरा था कि इंडियन स्पाइसेस जैसे पेपर, ग्लोव्स, कार्डोमम यहाँ पर था, जो कि यूरोप में उसकी बहुत डिमांड थी। तो इसको आप आंसर यहाँ से लिखे, जो क्वेश्चन हो सकता है आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन में और अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन आपका आंसर नहीं बन पाता है तो हम पहले बोले कि डिस्क्रिप्शन, वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है नोट्स का, वहाँ पर सारा का आंसर उसमें आपको मिल जाएगा। फिर व्हाट वेयर द एरिया कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द बंगाल ऑफ नवाब एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, कि बंगाल ऑफ नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में दोनों में क्या दिक्कत था जो यहाँ पर हो रहा था। जिसको आप देख रहे हैं कि दोनों मिल के बाद में जो मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी जो रॉबर्ट क्लाइव था, दोनों को बीच में लड़ाई हुई। खासकर वहाँ पर एक भेजा गया था, बैटल ऑफ बक्सर का गया था 1764, और हम लोग यहाँ से चर्चा किया 1765 का ही पिक्चर से दिखाए हैं। तो इस आंसर को आप देखिए कि बंगाल का जो नवाब था वो क्या करता था कि वो एक्सेप्टेड नहीं कर रहा था, एक्सेप्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी, रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, कि मीर कासिम था वो कंसेशन देने से मना कर दिया। दे डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड, अगर कंपनी को ट्रेड करने के लिए ज़्यादा उसको पैसा टैक्स देना था। दे डिनाइड टू कंपनी एंड राइट मिंट कॉइन, कि कॉइन जो था बनाने के लिए कंपनी को मना कर दिया गया। फिर कंपनी को जो फोर्टिफिकेशन, कीराबंदी था, पहले क्या था अगर यहाँ फैक्ट्री है तो यहाँ पर कीरा, जैसे हम लोग बाउंड्री दे तो उसी को फोर्टिफाइड कहा जाता है, रोकने के लिए। और एक्यूजिंग ऑफ कंपनी, ये जो एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ डिसेट्स दे क्लेम, तो यहाँ से इसको अगर कोई नहीं समझेंगे तो डिस्क्रिप्शन में देंगे, आंसर लिखेंगे। हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, अगर जैसे हम अगर शुरुआत जो वीडियो की होंगे तो यहाँ पर हम समझाए थे कि नोट्स में उसका जो डिस्क्रिप्शन है कि मुगल एम्परर जो है शाह आलम 1765 में एक कंपनी माने जो रॉबर्ट क्लाइव से एग्रीमेंट करता है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, और वो बंगाल का देता है। बंगाल मतलब जो पहले ही बताया कि वो आज का वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड मिला के है। तो दीवानी, तो यहाँ पर उस नोट्स का आप देखेंगे जो एनसीईआरटी का सारा यहाँ दिया हुआ है। अगर इसको आप आंसर लिखिए, समझने की कोशिश अगर नहीं हो पाएगा फिर हमको बताइएगा। धीरे धीरे यहाँ पर जैसे आंसर से देखिएगा कि यहाँ इसमें ये करना है आपको कि द मुगल एम्परर, यहाँ पर शाह आलम नाम था, नहीं लिखे इन 1765, अपॉइंटेड द कंपनी द दीवान ऑफ प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, कि बंगाल का दीवान देता है। द दीवानी अलॉट द कंपनी, कंपनी को क्या क्या परमिशन देता है टू एक्सप्लॉइट द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल, कि बंगाल जो स्टेट बताया वहाँ कहीं भी वो वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकता था। एंड दिस सॉल्व द मेजर प्रॉब्लम डेट द कंपनी एट अर्लियर फेज, कि कंपनी को जो पैसा की कमी थी वहाँ पर उसको मिलेगा। ऑल्दो इट्स ट्रेड हैड एक्सपेंडेड एंड इट हैड टू बाई मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विथ गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन, कि पहले था तो वो गोल्ड सिल्वर दे के खरीदता था ब्रिटेन यहाँ सामान और विदेश था। अब वो क्या है कि डायरेक्ट दीवानी मिल गया। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया इज फाइनेंस एक्सपेंसेस एंड दीज रेवेन्यू दे यूज, तो यहाँ तो कॉटन टेक्सटाइल खरीद सकता है, तो यहाँ पर इसको हो गया। फिर सब्सिडरी अलायंस एक था जो वहाँ छूटा हुआ था, तो यहाँ पर ये बता दिया कि सब्सिडी अलायंस क्या, अंडर द सिस्टम सब्सिडी अलायंस इंडियन रूलर्स वेयर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। सब्सिडी अलायंस ये करना कि वो अंग्रेज में शामिल हो गया, ब्रिटेन में शामिल हो गया, लेकिन उसका जो वो राजा रहेगा अपना जो एरिया में, उसको प्रिंसेस स्टेट कहा जाएगा, लेकिन वो अंग्रेज का अधिपत्य को स्वीकार कर लिया। लेकिन इसलिए जो राजा रहेगा वो अपना आर्मी नहीं रख सकता, अपना फोर्स नहीं सकता है, उसको प्रोटेक्ट जो है कंपनी करेगा। बट हैड टू पे देयर सब्सिडरी फोर्सेस, उसको पेमेंट देना था उसके बदले में, और उसका खर्चा को जो प्रोटेक्शन देगा अंग्रेज उसके लिए पैसा देना था। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं कर पाया इंडियन रूलर्स उसको, तो द स्टेट विच हैड टू लॉस इट टेरिटरी एंड अराउंड वेयर द अवध एंड हैदराबाद, ऐसा हो चुका था। इन वाट वे आज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन रूलर, कैसे कंपनी अलग था इंडियन रूलर से, तो कंपनी डिवाइडेड इट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड प्रेसिडेंसी। ये सब क्वेश्चन जो है अलग दिया है ताकि आपको जानना होगा, अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए आगे के लिए, अगर बोर्ड के लिए, अगर आप यूपीएससी करना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से करना होगा। तो 3 प्रेसिडेंसी थी, क्योंकि यहाँ पर 12 प्रेसिडेंसी की चर्चा आया है, तो यहाँ पर बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी थी इन इंडिया, एंड डिस्ट्रिक्ट वेयर मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ईच प्रेसिडेंसी वाज रूल्ड बाय द गवर्नर, एक प्रेसिडेंसी जो था गवर्नर से रूल होता था, और डिस्ट्रिक्ट जो था कलेक्टर से। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी वाज द गवर्नर जनरल, जो 3 था बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तो वहाँ से तीनों में से एक जो कलकत्ता का जो गवर्नर होता था, ये बंगाल का गवर्नर होता था, वही गवर्नर जनरल होता था। तो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज द किंग।
द मेन जॉब ऑफ द गवर्नर जनरल वॉज टू इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सुधार करना था, और कलेक्टर का काम था कि पर रुपया कलेक्ट करना, मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को। डिस्क्राइब द चेंजेस डैट ऑकर इन कंपोजिशन ऑफ कंपनी आर्मी, तो ये कंपनी आर्मी में क्या क्या चेंजेज आया था, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी बिगेन रिक्रूटमेंट ऑफ इट्स ओन आर्मी, कंपनी अपना आर्मी बैठाने लगा, विच कैम टू बी नोन एज द सिपाही, भारतीय सैनिक को सिपाही कहा जाता है अगर उसमें अपॉइंट हो रहा है। फिर जब युद्ध टेक्नोलॉजी उसको चेंज किया 1820 में, वारफेयर टेक्नोलॉजी, कैवलरी रिक्रूटमेंट, कैवलरी मैंने कि जो फोर्स होता है मैंने कि तोप होता है वहाँ से लेके चला। फिर सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी हैड की फेस ऑफ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट एंड इन्फेंट्री रेजिमेंट, तो यहाँ से उसको बनाया गया, देख रहे हैं। तो ये तो हो गया आपको। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कि इसको क्या करना। अब यहाँ पर जैसे आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को अभी छोड़ देना है। अब यहाँ से जो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि अब इसको आंसर देखिए, व्हेन डिड द मुगल एम्परर अपॉइंट द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल, तो इसको डेट याद रखना है 12 अगस्त 1765, और हम बताए थे शाह आलम था और एक टाइप था रॉबर्ट क्लाइव। सेकंड क्वेश्चन, विच सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन ड्यूरिंग 1793, तो परमानेंट सेटलमेंट। फिर इसका डिटेल्स जो है वीडियो में देखिएगा जो कि डिस्क्रिप्शन दिखा है। हु वेयर अपॉइंटेड टू कलेक्ट द रेंट एंड पे रेवेन्यू द कंपनी, तो जमींदार को अपॉइंट किया गया था वो लोग परमानेंट सेटलमेंट में। हु डिवाइज द सिस्टम ऑफ महलवारी, महलवारी सिस्टम कौन लेके आया, तो हॉल्ट मैकेंजी वहाँ बताया है। व्हाट वाज द कंक्लूजन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट एट इंड, क्या कंक्लूजन निकला, तो फेल हो गया परमानेंट सेटलमेंट। हु इनिशिएटेड एंड डेवलप्ड द रैयतवाड़ी सिस्टम, तो कैप्टन अलेक्जेंडर रीड जो उसको शुरुआत में लाया था और उसको इंट्रोड्यूस किया था मद्रास में रैयतवाड़ी सिस्टम, थॉमस मुनरो। व्हेन वाज द दीवानी ऑफ बंगाल ग्रांटेड टू द ईस्ट इंडिया कंपनी, कब दिया गया, तो 1765 में। ड्यूरिंग द मुगल रूल व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ दीवानी, दीवानी का स्टेटस क्या था, तो इसको देखेगा कि जो दीवानी सर्व एज द चीफ रेवेन्यू ऑफिसर, वहाँ पर एक अफसर होता था चीफ रेवेन्यू से, वही कलेक्ट करता था। व्हाट वेयर द बेनिफिट रिसीव्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी द दीवानी ऑफ बंगाल, तो यहाँ अभी हम पहले ही बताया पहला क्वेश्चन में, तो इसको आप यहाँ से आंसर को उतार सकते हैं। फिर क्वेश्चन अगर नहीं आता है तब तो याद करना, व्हाट वेयर द एम्बिशियस प्लान ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया का प्लान क्या था, तो वो था पैसा यहाँ से कमाना और यहाँ से जो खरीदना था वो उसके बारे में लिखना था। फिर गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द रैयतवाड़ी सिस्टम, तो इसके बारे में भी ऑलरेडी वीडियो में बता दिए हैं पढ़ाते समय, आंसर यहाँ से आप मिला सकते हैं इसको। तो लिखे हुए कि रैयतवाड़ी सिस्टम वाज यूज्ड या इंट्रोड्यूस बाय द कैप्टन अलेक्जेंडर रीड, दिस सिस्टम वाज फर्दर डेवलप्ड बाय द थॉमस मुनरो, यहाँ ई नहीं होगा गलती से हो गया है। फिर अकॉर्डिंग द न्यू सिस्टम रेवेन्यू वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स और रैयत, कि किसान या पीजेंट्स को ही रैयत कहा जाता था, तो उसको दे दिया गया, जमींदारी सिस्टम को हटा दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में है व्हाट वेयर द डिसएडवांटेज ऑफ रैयतवाड़ी सिस्टम, तो यहाँ पर भी जो टैक्स लिया जाए रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो बहुत हाई था, फार्मर के कैपेबल नहीं था, वो अनाज होता था तो उसका लगान इतना ज़्यादा होता था कि वो वापस नहीं कर पाता था। फिर वाई डिड द ब्रिटिश वांट टू ग्रो इंडिको प्लांट इन इंडिया, तो इसका भी लिख सकते हैं आंसर यहाँ से यहाँ तक। यहाँ जो रीजन दिया गया एक बाय द 13th सेंचुरी, फिर डिमांड ये 0.1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, फिर जाके यहाँ पर 0.3 हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट वेयर द टू मेजर सिस्टम ऑफ इंडिको कल्टीवेशन इन इंडिया, तो दो मेन सिस्टम क्या था, एक था रैयती सिस्टम और एक था नीच सिस्टम। फिर व्हाट वेयर द मेन फीचर्स ऑफ द नीच सिस्टम ऑफ कल्टीवेशन, तो पहले बताया नीच था जो अंग्रेज जो था लीच पर ले लेता था लैंड को और वहाँ इंडिगो खेती करने के लिए। तो इसको जानिएगा। थैंक यू। हैव